बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा। और दिन का आगाज़ बेहतरीन तब होता है जब हम वक्त की पाबंदी करते हैं और अपना जो काम है वो आज ही किया जाता है, कल बजाय इसके कि आपका आज का काम जो है वो कल पे छोड़ दें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बड़ा मुतासिर कर रही होती हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से जी बात करें, आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। फैसलाबाद में एक मौसम के हवाले से बात यह कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की क्या सिचुएशन रहेगी ये हम देखेंगे हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। और फैसलाबाद के लिए सबसे बड़ी ख़बर, वो लोग जो कि शायकीन क्रिकेट हैं और फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से हमेशा से ये चाहते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट फैसलाबाद में वापस आए, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि फैसलाबाद में 4 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई होने जा रहा है। कैसी तैयारियां हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है, सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। भाव ताव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम भाव ताव नहीं जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में जाके बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सब्जियों के क्या रेट होंगे ये भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गोल्ड के जो रेट हैं वो क्या हैं, क्या गोल्ड जो है वो सस्ता होता जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्रिकेट के हवाले से जी केयर टेकर नवीद जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि स्टेडियम की तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा फैसला हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर में तो काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मैं देख रही हूँ 1 से 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहेगा, मौसम की क्या सूरत हाल होगी, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, तफसीलात से आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम तब्दील हो रहा है। दर्जा हरारत में कमी भी वाक़या हो रही है हर गुज़रते दिन के साथ, और सर्द हवाएं जो हैं वो भी चलती हैं। ख़ास तौर पर सुबह और रात के औकात में रातें भी ठंडी हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम एक्वा लेवल के हवाले से बात करें तो वो शहर फैसलाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़िस्ता कई रोज़ से फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में शामिल हो चुका है। और आज भी शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे ही 308 पॉइंट्स तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ मौसम तब्दील हो रहा है तो वहीं तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब फैसलाबाद के अंदर 80% है, जबकि हवाएं इस वक्त 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। लेकिन तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि मौसम चूँकि अबर आलूद भी है, स्मोक के डेरे हर तरफ दिखाई देता है, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। काले चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अपनी एहतियात जो है वो खुद की जा सके, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और आँखों में ख़ारिश के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ जो हैं वो भी अस्पतालों के अंदर मौसूल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की जो सिचुएशन है वो वाकई इस वक्त अलार्मिंग है, स्मोक के डेरे हैं, तो ऐसे में एहतियात बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी सेहत के मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर दिखाई देंगे। अगर आपकी सेहत मुतासर होगी तो फिर फैसलाबाद में जो इंटरनेशनल क्रिकेट होने जा रही है वो कौन इन्जॉय करेगा, क्योंकि फैसलाबाद को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट है वो वापस आए। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये ख्वाब था, जो हमें यूँ महसूस हो रहा था कि ये ख्वाब बनकर रह जाएगा, अब हकीकत में बदलने जा रहा है। कैसी तैयारियां चल रही हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस पर गुफ्तगू करने से पहले हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के स्पोर्ट रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अरसलान दुरानी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर फजील अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फजील आप? मैं ठीक, आप सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फजील प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अरसलान, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट जो फैसलाबाद में दोबारा से बहाल हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। तैयारियों के हवाले से बताइएगा कि तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। और आज का दिन इसलिए भी अहम था कि अब चंद दिन रह गए हैं और वो लम्हा आने जा रहा है कि जब फैसलाबाद में 17 साल के तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी, बहाली होगी और छक्के चौके लगेंगे। फैसलाबादी जितनी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं इसका तो कोई जवाब कहीं नहीं मिलता। ये हम कहना कि सिर्फ फैसलाबाद जो है वही क्रिकेट से प्यार करता है पूरे पाकिस्तान में, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। कल मैच हुआ पिंडी में, तो उसमें हमने देखा क्राउड आया हुआ था।
लेकिन वो क्राउड उतना नहीं था जितना यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस में आता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अब ये फाइनली होने जा रहा है और इसकी जो तैयारियाँ हैं वो अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। एक पूरा प्रोजेक्ट था तैयारियों का जो कि मरहलावार मुकम्मल हुआ है। उनमें सबसे पहले ये था कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए जगह बनाई गई थी गेट नंबर 5 पे, कमेंट्री पैनल के लिए, इसके अलावा मैच रेफरीज के लिए जगह अलग से बनाई गई है, केबन्स बनाए गए हैं स्टेडियम के अंदर और पिचेस पर बड़ा ख़ास काम किया गया। और इस दफ़ा जो पिचेस हैं वो ग्रासी रहने जा रही हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर अक्सर फ्लैट पिचेस होती हैं, अच्छे रन्स बनते हैं, तो कोई थोड़ा बहुत हमें बॉलर्स का खेल भी होता दिखाई देगा। ग्राउंड में काम किया गया है, घास के पैचेस दूर किए गए हैं, इसके अलावा पेंट का पूरा काम हुआ, वाइटनिंग की गई है, पूरे जो स्टैंड्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर्स किए गए हैं, जो चेयर्स वाले स्टैंड्स हैं वहाँ पर पेंट किया गया है। तो तैयारियां भरपूर तरीके से जा रही हैं और कल परसों तक इंशाल्लाह तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगी और 1 नवंबर को स्टेडियम पीसीबी के हैंडओवर हो जाएगा अगले 8-9 दिनों के लिए। तो पीसीबी की टीम्स ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 दफ़ा विज़िट कर चुकी है, जिनमें ब्रॉडकास्टिंग की टीम है, सिक्योरिटी टीम है, तो उन्होंने आके इंतजामात का जायज़ा भी लिया। आज फिर एक आध टीम जो है वो आएगी, चेक करके जाएगी कहाँ तक काम पहुँचे हैं, उसकी वैल्यूएशन करेगी। तो अब फाइनली वो दिन आने जा रहा है। लास्ट टाइम जब 2008 की बात है, 11 अप्रैल 2008 को यहाँ पर आखिरी दफ़ा मैच खेला गया था। तो उसके बाद 2009 में हमने देखा कि एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। लाहौर में कदाफ़ी स्टेडियम में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से दूर हुई। तो ना सिर्फ फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए, तो फिर फैसलाबाद में भी कोई मैच नहीं हुआ। लेकिन फैसलाबाद का वो वाहिद वेन्यू है जिसकी ऑडियंस को दिखा के इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान में हुई है। वो कैसे कि यहाँ पर एक नुमाइशी मैच करवाया गया था, तो द क्राउड वाज फुल, हाउसफुल था, इनसाइड स्टेडियम, आउटसाइड स्टेडियम, देयर वर पीपल। उन्होंने वो फुटेज निकाली, आईसीसी को भेजी कि वी आर सेफ नाउ और यहाँ पे अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली होनी चाहिए। दैन वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान का दौरा भी किया, उससे कबल जिम्बाब्वे आया, वेस्ट इंडीज़ आया, वही श्रीलंका जिस पर हमला हुआ था वो आए 2015 में। तो वंस अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट जो ऑलमोस्ट 6 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान में शुरू हुई, तो उसमें जो क्रेडिट जाता है वो फैसलाबाद किसी इकबाल स्टेडियम को जाता है। फिर यहाँ पर एक सैफ का मैच करवाया गया था 2016 में, शायद आफरीदी ये सब लोग आए हुए थे, तो इतना क्राउड आया, वो फुटेज पर उन्होंने दिखाई। तो उसको देखकर भी काफ़ी सारा जो एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्रिएट हुआ आईसीसी के सामने, दूसरे बोर्ड्स के सामने। तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई। तो फैसलाबाद ये डिज़र्व करता था कि जिसकी वजह से क्रिकेट वापस हुई है वहाँ पर भी क्रिकेट दी जाए। बिल्कुल तो इसी तरह से ये क्रेडिट स्पेशली जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, कि जिन्होंने ये पर्सनली ये कहा है कि हमें यहाँ पर क्रिकेट चाहिए। ऑल्दो आईसीसी ने कहा था कि अपने वेन्यूज़ में इजाफा करें, आपके पास सिर्फ 5 वेन्यूज़ है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, 4 वेन्यूज़ इनफैक्ट कराची है और लाहौर है जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। इसके अलावा कोई ऐसा वेन्यू नहीं था, क्योंकि गुजरावाला में हम जाएँ या पेशावर में वैसे भी सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। तो अब ये वो चांस था कि जब मोहसिन नकवी ने ये फैसला किया कि अब यहाँ पर मैचेस होने चाहिए, वो था जब डोमेस्टिक का एक ट्रायंगुलर तर्ज का मैच। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, डोमेस्टिक मैच हो, इंटरनेशनल हो, तो अगर इंटरनेशनल मैच तो फैसलाबाद को खैर 17 ईयर बाद मिल रहा है, लेकिन हम टीवी पे देखने के लिए बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं, स्क्रीन्स लगाई जाती हैं। तो अब फाइनली हमें हमारे शहर में जो है वो ODI देखने में मिल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। फजील, आप क्या कहेंगे कि आप कितने एक्साइटेड है, जाएंगे मैच देखने? देखिए महविश, हम तो 2-3 दिन से अरसलान को पता है, बार बार पूछ रहे हैं कि टिकट्स का क्या सीन बनेगा। तो मेरे छोटे भाई दोनों वो रोज़ाना मुझे कहते हैं कि टिकट्स ला दो, हमने मैच देखना। वो तो कह रहे थे कि वो VIP अगर मिल जाए, लेकिन वो ख़त्म हो गई शुरू से ही, तीनों मैचेस की ख़त्म हो गई। तो जो क्रिकेट देखना चाहते हैं लोग, हमने देखा कि अक्सर जब कोई एशिया कप के मैचेस हों या कोई भी टूर्नामेंट हो तो उसके लिए स्क्रीन्स लगती हैं। तो फैसलाबाद शहर में सबसे ज़्यादा रश होता है जहाँ पर भी स्क्रीनें लगती हैं। इसका मतलब ये है कि फैसलाबाद के लोग जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट को। यहाँ पर कायद आज़म कप होता है शायद, या पाकिस्तान कप, वो एक टूर्नामेंट होता है, वो हुआ था। तो यकीन करें कि लोग, इतना रश था लोगों का कि स्टेडियम के अंदर तो रश था ही, बाहर लोग जो हैं वो खड़े थे कि सिर्फ प्लेयर्स से मिलने के लिए और क्रिकेट को देखने के लिए।
मतलब कि लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं। 17 साल के बाद बिल्कुल। ये बहुत ही खुशी का लम्हा है कि जब एक टीम जो है वो बड़ी टीम, हमने देखा जब ज़िम्बाब्वे की टीम आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी ज़िम्बाब्वे की टीम आ रही है, जब कोई अच्छी टीम आएगी फिर हम बताएंगे। ये ज़्यादातर ट्रोलिंग जो है वो इंडियंस की जानिब से की गई बिल्कुल थी। ऐसे ही है। फिर पीएसएल जब पाकिस्तान में आया तो तब भी कहा गया कि खूब अच्छे प्लेयर्स आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आने शुरू हुए। अब साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है और वो भी फैसलाबाद में आ रही है और फैसलाबाद में 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट होगी। हम उम्मीद ये करते हैं कि फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो पूरा इंतज़ामिया के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि ये हमारे शहर के अंदर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो इसको हमने ख़राब नहीं करना। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने ये तीनों मैचेस जो हैं, तीनों इवेंट्स जो हैं वो गुजारने हैं, ताकि हमारा जो एक इमेज ख़राब किया गया था कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के अंदर तो कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। और अब शहरियों को चाहिए कि वो ज़रा हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें। दूसरा, सिक्योरिटी के साथ, पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ जो है वो पूरा ताउन करें, क्योंकि देखें जो इंतज़ामिया है उन्होंने सिर्फ़ जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी सहूलत के लिए पार्किंग स्टैंड्स बाहर बनाए हैं, तो वहाँ से जो है वो बसेस चलेंगी, शटल चलेगी जो उनको लेकर आएगी स्टेडियम तक, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब ये लम्हा जो है वो बहुत खुशी का है। मैं खुद फैसलाबादी हूँ तो हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट फैसलाबाद में आ रही है। इसमें जिस तरह से अरसलान ने कहा है कि पीसीबी ने बहुत मेहनत की है, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से बहुत मेहनत की गई है। इससे पहले नजम सेठी थे, उन्होंने भी क्रिकेट के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए सबसे पहले जो है उन्होंने इकदाम उठाया था और उन्होंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगा। वो फिर पीएसएल लेकर आए और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये टीमें आना शुरू हुई। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी जब आए, ये पीसीबी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने फिर ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी, क्योंकि वो जिस भी फील्ड में हो वो फील्ड में स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबादी सारे जो हैं वो मोहसिन नकवी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने फैसलाबाद को इतना बड़ा इवेंट दिया है और 3 मैचेस दिए हैं। यहाँ पर लोग कहते थे कि सिर्फ एक मैच ही दे दिया जाए, उन्होंने तीनों के तीनों वनडे मैचेस जो हैं वो फैसलाबादियों को दे दिए हैं कि ये लें, अब क्या याद करेंगे। स्टार्टिंग में फजील ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अब ये ख्वाब जो है वो हकीकत बदल रहा है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शहरियों को भी इस हवाले से कोऑपरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्दर भी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। जी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं जी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। और फैसलाबाद में जो तैयारियां हैं बड़े जोशो जज्बे से जारी हैं, शहरी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से 4 नवंबर आए और हम जाके स्टेडियम में मैच देखें। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि फैसलाबाद की आवाम कह रही है। सिक्योरिटी के मामला कैसे हैं, इस पर अरसलान मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है फैसलाबाद है और सिक्योरिटी के हवाले से सख्त तरीन इंतजाम किए गए होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सीपीओ और जो सीडीओ थे उनकी जानिब से, और ये वाज़ेह किया गया है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे पार्किंग होगी, कहाँ से जो शायकीन आएंगे उनको किस तरह शटर बस सर्विस के थ्रू स्टेडियम तक पहुँचाया जाएगा, ये सारी डिटेल्स दी। तो उन्होंने बताया था कि जो 7000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अपने फ़राइज़ की अदायगी करेंगे ड्यूरिंग द मैचेस, और तकरीबन कोई 1500 के करीब स्टेडियम के अराउंड जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अपने काम जो है वो करेंगे। इसके अलावा रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये चूँकि इंटरनेशनल मैच है
तो किसी किस्म का भी रिस्क जो नहीं ले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं लेना चाहती। और यही हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी भी यही प्रायोरिटी है कि हम सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखें, और मेरे ख्याल से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल टीम्स आती हैं उनको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। इट्स मीन दैट कि आपको हर तरह से उनको ऐसे ही डील करना जैसे आपका अपने किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या आपके अपने मुल्क का वज़ीर आज़म आया या बिल्कुल। सदर आया, तो उस लेवल की सिक्योरिटी जो है वो दी जा रही है। सेकेंडली जो पार्किंग मैं आपको बता रहा था वो कहाँ कहाँ पर है, जो सरगोदर रोड से शायकीन आएंगे या इस साइड से ही बाबा चौक हो गया या फिर ये वाली साइड जितनी भी है, तो यहाँ से जो लोग आएंगे इनके लिए जो पार्किंग बनाई गई है वो बनाई गई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नेज़ाबाजी के ग्राउंड में। ठीक है। वो वहाँ अपनी पार्क करेंगे गाड़ी, बाइक, वटाइवर जिस पे भी वो आते हैं, और वहाँ से उनको शटल बस सर्विस के थ्रू और उनकी टिकट वहाँ पर चेक होगी और फिर उनको स्टेडियम ठीक लाया है। जाएगा। देन अगेन अगर आप समंदरी रोड से आ रहे हैं या फिर जंग रोड से आ रहे हैं तो आपके लिए जो नियरर पार्किंग है वो रखी गई है। जंग रोड वाले जो हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी के साथ जो धोबी घाट ग्राउंड है उसमें पार्किंग करेंगे, अपनी बाइक्स वगैरह वहाँ पर खड़ी करेंगे और वहाँ से फिर उनको शटल बस के थ्रू लाया जाएगा इधर स्टेडियम की तरफ। फिर जो समंदरी रोड है या स्टियाना रोड है या कैनाल से कोई लोग आते हैं उनके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो फुटबॉल का ग्राउंड है वहाँ पर पार्किंग रखी गई है, अपनी पार्क करेंगे वहाँ पर, उनको पीसीबी की टीम्स और सिक्योरिटी फोर्स की टिकटिंग चेक करेंगे। और टिकट चेक करने का भी ये असूल है कि टिकट पर बाकायदा एक स्कैन बना हुआ है, स्कैन कोड है उसको करना, QR कोड है उसको स्कैन करना होगा स्कैनर के थ्रू, एंड देन एक स्ट्रिप है, ठीक है। उसको चेक करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। आपका ID कार्ड आपके साथ लाजमी होना चाहिए जब आप मैच देखने के लिए आ रहे हैं, चाहे आपके ID कार्ड पे 3 टिकटें हैं, 2 टिकटें हैं, वट इट इज़ आपके साथ होना चाहिए। खाने पीने की कोई चीज़ भी कैरी नहीं करनी साथ, एंड लगेज साथ नहीं होना चाहिए, बैग वगैरह इस तरह का कोई चीज़ साथ लेने की इजाज़त नहीं होती स्टेडियम के अंदर। खाने पीने की, बैग्स की, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका ID कार्ड, ठीक है, वो ये टिकट के मस्ट साथ होना होना ज़रूरी है, जाके वो मुख्तलिफ जगहों पे आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आपको स्टेडियम के अंदर एंटर होने दिया जाएगा। और वहाँ से पार्किंग जो तकरीबन 30 के करीब जो शटल बसेज़ हैं वो शुरू की गई हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेज़ यहाँ पे आई हैं, तो वो वहाँ से शायकीन को लेकर भी आएंगी और उनको छोड़कर भी आएंगे, तो उनके लिए ये सर्विस शुरू की गई है। मैच से कबल तकरीबन 1 घंटा पहले ही जो तमाशाई उनको लाना शुरू कर दिया जाएगा, एंड अगर ड्यूरिंग मैच भी कोई आ रहा है तो उसको भी कोशिश की जाएगी कि उसको एंटर होने दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि होता ये इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान में कि 1 घंटा पहले ही ऑडियंस को कहा जाता है कि आप पहुँच जाएं। ठीक है, पहुँच। अब चूँकि फैसलाबाद में 17 साल के अरसे के बाद हो रहा है तो ये फ़र्स्ट टाइम होगा। पिंडी इस्लामाबाद हो गया या फिर लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, वहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं है। वहाँ पर तो जैसे ही कोई आता है उसको फिर करते, क्योंकि वो एक तरतीब बन चुकी है, क्योंकि ये चैलेंज है यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, वो इन चीज़ों को थोड़ा सा मेजर करके फिर ही क्राउड करेंगे। 3 बजे का मैच है, टाइमिंग है मैच की। सर टिकट्स के हवाले से बताएं कि टिकट्स का क्या मामला है, ऑनलाइन मिल रही हैं या टिकट्स बिक चुकी हैं? क्योंकि ये वो सवाल है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया कि टिकटें कहाँ से कैसे मिलनी है। अच्छा, मैं थ्रू आउट अपडेट करता रहा हूँ कि जब 5 दिन पहले तकरीबन 21 अक्टूबर को टिकटों की जो फरोख्त है वो शुरू हुई थी, तो मैंने तभी कह दिया अब आप ऑनलाइन बुकिंग करना शुरू कर दें, वेट नहीं करना। और होता क्या है कि अब ये आप बुकिंग कर रहे हैं ना, हो सकता है सिस्टम स्लो हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, मुख्तलिफ लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली रात के टाइम लोग कम एक्टिव होते हैं, आप तब कर सकते हैं बुकिंग, और वही फिजिकली फिर आपको टिकटें जो है वो अपने बुक करवाई होंगी, वो आपको मिल जाएंगी जाके TCS के पॉइंट। अब इन्होंने इस दफ़ा ये किया विच इज़ वेरी रॉन्ग कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। मुख्तलिफ TCS के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको टिकटों की सेल शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन अब सिर्फ कंजस्टेड उसको करके एक जगह पर रखा गया है, कैनाल रोड पर जो हेड ऑफिस है TCS का वहाँ पर। तो कल वहाँ पर इतना रश था, आपकी सोच है, और वो लोग थे उनमें से ज़्यादातर जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकटें बुक करवाई हुई थी। जो नई टिकटें लेने के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो वैसे ही एक लाइन में लगना होगा एंड से बिल्कुल। और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि टिकट किस तरह से मिल रही है। बिल्कुल इजी है, ऑनलाइन आपकी अभी बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी जो पहले एक वनडे की तो टिकटें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, वो बिक चुकी हैं, वो सेल आउट हो चुकी हैं। दूसरे और तीसरे वनडे की टिकटें हैं वो जनरल इंक्लूजर और फर्स्ट क्लास इंक्लूजर की अभी भी मौजूद है, तकरीबन 280-285 के करीब अभी मैं देख रहा था। ऑनलाइन भी आप अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ से नहीं हो रहा तो फिर कैनाल रोड से आप जाके अपनी टिकटें खरीद सकते हैं। आप सुबह टाइमली आए, थोड़ा बहुत लाइन में लगना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ज़लालत लेनी पड़ेगी। मैच देखना तो फिर इतना तो होता है दुनिया में, हर जगह ऐसे होता है। हम एक्साइटेड भी बहुत हैं, दुनिया में हर जगह ऐसे होता है। लोग कह रहे थे कि यार जो अगर मैं आपको बता दूं कि 2019 के वर्ल्ड कप में या फिर अभी रिसेंटली जो USA में हुआ है
T20 का वर्ल्ड कप, वहाँ पर भी टिकटों का यही सीन था, वहाँ पर भी ऐसे सिक्योरिटी वालों ने धक्कम पेल की है, वहाँ पर भी यही हुआ है। तो इतने बड़े क्राउड को इतनी तरीके से मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा बहुत रहती हैं चीज़ें, बट वी हैव टू डू इट। बिल्कुल ताउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी cooperate है। करना और पड़ेगा। अगर आप मैच देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और टिकट्स अभी भी 2 वनडेज़ की रहती हैं, तो जल्दी जल्दी से इसे ख़रीद लें। फजील, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, मैचेस के हवाले से बात करें तो आवाम का सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के हवाले से क्या अपडेट्स देख रहे हैं? देखिए महविश, जो हमारी ज़िला पुलिस है, आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से 2 से 3 मीटिंग्स जो हैं वो सिर्फ ये मैचेस के हवाले से ली गई हैं। सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से मुतअद्दिद मीटिंग्स, एसएसपी ऑपरेशन, सीटीओ सब बहुत मुतहर्रिक है, और सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि मैचेस के दौरान किसी तरह का भी कोई भी परेशानी जो है वो ना शहरियों को सामना करना पड़े और ना ही इंतज़ामिया को सामना करना पड़े। उसमें ट्रैफ़िक के बहाव के लिए भी पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है, और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ही पॉइंट्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। ठीक है कि यहाँ पर पार्किंग लगेगी, यहाँ से आपको शटल बस जो है वो उठाएगी। तो उम्मीद ये है कि मैचेस के दौरान किसी तरह का कोई भी जो ट्रैफिक जैम है या फिर कोई इस तरह के मामलात हैं वो नहीं होंगे। हाँ देखें, जो स्टेडियम के आसपास रोड्स होंगे, ये सरगोदा रोड हमारा जामिया चिश्तिया चौक, वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेडियम की तरफ जाने वाला रोड मुकम्मल तौर पर बंद होगा। ठीक है। वहाँ पर आपकी कोई मोटरसाइकिल गाड़ी जो है या पैदल भी आप नहीं जा सकेंगे। उसके बाद सतारा टावर चौक से जो स्टेडियम को आती है रोड, वो भी बंद होगा। डीएमसी स्कूल से जेल रोड की तरफ से जो आता है रास्ता, वो भी बंद होगा। ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो बंद होने की वजह से थोड़ा बहुत रश जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जब सीधे लोग जाने के बजाय अक्सर डीएमसी की तरफ मुड़ जाते थे जेल रोड से, वो फ़्लो कम होता था, या फिर सतारा चौक से स्टेडियम की तरफ मुड़ जाते थे। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर रश हो सकता है। वहाँ पर फिर जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो उनकी तैनाती होगी, वो खुद ट्रैफिक के बहाव को जो है अल्टरनेट वो रूट्स के कंट्रोल हवाले करेंगे। से अभी कोई बातचीत हो रही है कि ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा? कौन सी अल्टरनेट रूट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हम सितारा टावर चौक के हवाले से बात कर रहे हैं, हम देखिए सतारा टावर चौक बंद नहीं होगा, वो सिर्फ स्टेडियम को आने वाला रास्ता बंद होगा, और वो भी जो है वो वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स होंगे, सिग्नल्स चलेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे अरसलान ने कहा है कि 1500 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो स्टेडियम के अतराफ़ में ड्यूटी देंगे। ठीक है। तो वो सिर्फ इसलिए होंगे कि जो स्टेडियम के इस तरफ जो हमारा आर्ट्स काउंसिल है उस तरफ वो होंगे, वो वहाँ से आने वाले शहरियों को उधर से ही बता देंगे कि आगे रास्ता बंद है, आप कोई दूसरा रूट जो है वो चूज़ करें। तो ये ट्रैफिक के बहाव को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं हमें लग रहा है कि शायद पैदा होंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो ज़िला पुलिस है वो भी मुतहर्रिक है कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम किस तरह से करने हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि शहरियों को चाहिए कि वो पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, और जो अफसरान हैं उनसे ये अपील है कि इस तरह से ना हो। आप अपने जो बंदे सिक्योरिटी पर मामूर होंगे उनको ये समझाएं कि आपने अपने जो नाजायज़ उसका इस्तेमाल नहीं करना, इख्तियारात का, कि अगर शहरी आ रहे हैं तो आप उनको धक्कम पेल फजूल में करना शुरू कर दें। ये हम कल या परसों देख रहे थे, वो एक ट्रैफिक वार्डन था, वो एक औरत को छड़ियाँ मार रहा था। तो ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दोनों तरफ होते हैं ऐसे इवेंट्स के ऊपर ना। शहरी भी कुछ थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और जो पुलिस मुलाजमीन हैं या ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। दोनों तरफ बड़े तहम्मुल से ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अफसरान को चाहिए कि वो पुलिस को, जो जवान होंगे ड्यूटी पर, उनको ये कहें कि शहरियों के साथ आपने प्यार से रहना है। उनको प्यार से, ये नहीं कि कोई आ रहा है तो उसको दूर से ही पीछे हट जाओ, ऐसे वो फिर ऐसे मामला ख़राब होते हैं। और जो शहरी हैं उनको ये चाहिए कि वो पूरा ताउन करें, कि कोई किसी तरह की कोई
पैदा ना हो कोई बुरी चीज़ के जी इवेंट बिल्कुल इसी ख़राब तरह करना। से बदनज़मी ना हो। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, जी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। सिक्योरिटी इदारे हों, ट्रैफिक पुलिस हो, तमाम तर लोग इसी कोशिशों में लगे हुए हैं कि इस इवेंट को कामयाब बनाना। शहरियों का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद। अब बात करते हैं जी 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से। 8 बाज़ारों को मैं अक्सर कहती हूँ कि ये फैसलाबाद के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कारोबारी लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके जो मसाइल हैं ये हमें वहीं के वहीं दिखाई देते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि शहर को ब्यूटिफाई करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए 8 बाज़ार जो है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट है, इस पर काम भी हो रहा है। लेकिन एक मसला जो है वो अरसा दराज से हम देखते आए, वो है 8 बाज़ारों में आग लगने के वाक़यात। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं फजील, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। अगर हम देखें, आग लगने के वाक़यात माजी में भी होते आए हैं, हम मुस्तकबिल में भी देख रहे हैं, और लेकिन मसला ये है कि ब्यूटिफिकेशन पे काम होना शुरू कर दिया था या कह रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी वाक़यात नहीं रुक रहे हैं। देखिए महविश, जो 8 बाज़ार हैं ये पहचान है फैसलाबाद की। यहाँ पर 8 बाज़ारों में तमाम बड़ी जो होलसेल की मार्केटें हैं वो इन्हीं 8 बाज़ारों में हैं। वो कपड़े की हों, वो करियाने की हों, या फिर वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसकी हों। तमाम अरबों का कारोबार जो है वो 8 बाज़ारों के अंदर होता है। आप जो बुक्स शॉप्स हैं वो, और ये जो पिछले दिनों 4 दिन पहले आग लगी थी ये मीनपुर बाज़ार के अंदर, वो एक किताबों का गोदाम था और उसके ऊपर जो है वो स्टेशनरी का सामान तैयार होता था। अब जो स्टेशनरी का सामान तैयार होता है उसके अंदर कलर्स और इसके साथ साथ केमिकल्स जो हैं वो भी होते हैं, और वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट के ज़रिए ही लगी है, और 8 बाज़ारों के अंदर ये जो भी आग लगने का वाक़या पेश आता है वो शॉर्ट सर्किट ही वजह बनती है। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आती कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो किस चीज़ का वेट करती है, इन्हीं वाक़यात का इंतज़ार करती है कि इस तरह के वाक़यात पेश आएँ तो उसके बाद हम काम करेंगे। काम क्या करेंगे? सिर्फ़ ज़ुबान हिलाएंगे कि बहुत अफसोस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा आज तक मुझे कोई बताए कि ज़िला इंतज़ामिया ने कोई अमली काम किया हो। 5 या 6 बंदे जो हैं वो, उनकी जानें ज़ाया हो गई मंटगमरी बाज़ार के अंदर। किसी ने कुछ नहीं किया, जाकर 2-3 दिन विज़िट्स किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब जो ब्यूटिफिकेशन होनी है 8 बाज़ारों की, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो सबसे बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, उसके बाद सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन होगी। तो अब जो है वो वही अफसरान हैं जो तजावज़ात के ऑपरेशन में थे, और वो अगर अरसलान के ख़िलाफ़ कर रहे थे कार्रवाइयाँ तो मुझे छोड़ रहे थे, मैं फेवरेट था। तो मुझे तो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फेवरेटिज़म के चक्कर के अंदर वो जो पैसा लगना है वो मेरे दुकान या मेरे प्लाजे के करीब करीब आसपास लगता रहे, और अरसलान के साथ टसल है तो इसको छोड़ दिया जाए, इसको बस ऊपर ऊपर से करके तो छोड़ दे। ये पूरा इसका ऑडिट, इसका चेक एंड बैलेंस ये मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगर इतना बड़ा बजट 8 बाज़ारों के लिए रखा है तो इसके लिए कोई टीमें जो हैं, खुफिया टीमें, वो भी तश्कील देनी चाहिए कि ये क्या क्या गुल खिलाएंगे जिनको ये पैसा दिया है, क्या ये उसको ईमानदारी से ख़र्च करेंगे या नहीं। मैं हर जगह पे जहाँ पर भी बात आती है तो मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी रकम जो दी गई है, आप सिर्फ़ अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये उसका आधा हिस्सा भी खर्च कर दें 8 बाज़ारों पे, तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल। अगर फजील देखें ना, आग लगने के मामलात हैं, इसमें लटकती तारों के मामलात भी में आते हैं। हम देखते हैं कि शहर को खूबसूरत बनाना नो डाउट इस शहर की ज़रूरत भी है, लेकिन सबसे पहले जो मसाइल हैं उन्हें तो हल किया जाए। देखिए महविश, जो मंटगमरी बाज़ार में जब वाक़या पेश आया था ना, उसके बाद चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मलक तहसीन अमान, वो आए थे घंटाघर ताजरों के सामने, उन्होंने ऐलान कर दिया जी तमाम
8 बाज़ारों की तारें जो हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी। 3 करोड़ का बजट, पता नहीं 2.5 करोड़ का बजट। उसके बाद उन्होंने दोबारा वो बात ही नहीं की, ना किसी की हिम्मत हुई कि जाकर पूछ ले। मैं तो कहता हूँ ये जो 8 बाज़ारों के अंदर ख़ुद को ताजरों के नुमाइंदे कहते हैं ना, ताजर तंजीमों के लोग, इनकी ज़रूरत ही नहीं किसी अफसर के सामने जाकर। ये एक मामूली अफसर जो है ना, मामूली अफसर 17 स्केल का, ये उसके सामने कोई बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते अपने हक के लिए। उसको कोई ओहदा मिल जाए तो पूरे शहर में लगा लगा के उसकी फ्लैक्सें, सिर्फ उससे डरते हैं। डर किस चीज़ का? या ये 2 नंबर होंगे, फिर सही ये लोग 2 नंबर होंगे इसलिए डरते हैं। जिसको मतलब आपको डर क्यों होता है? आपको गलत काम करते हैं तो डर होता है ना। अगर मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा तो मुझे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? कोई अपने आप में जो मर्ज़ी बना फिरे। लेकिन एक मुझे लगता है इत्तेहाद की भी बड़ी कमी है, इत्तेहाद की भी ताजरों में। कमी है। दूसरा ये अपने हकूक़ को नहीं समझते, ठीक है। ये सिर्फ लीडरी के चक्कर में कि मुझे या एक तो हम 3-4 बंदे हैं, इनको बिठा लिया जाए, अफसरान हमें चाय पिला दें, हमारे साथ एक तस्वीर बनवा लें, तो बस हमारा काम हो बिल्कुल अपने मसाइल पे आवाज़ बुलंद करना ये तो हर शहरी का हक देखें ही है। महविश 8 बाज़ार हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी प्लाजे के अंदर लोग शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, वहाँ पर आग लगती है, तो इतने ज़्यादा लोग हैं, वो वहाँ पर उनकी जान को भी ख़दशा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अब जो बजट आया है ना, इससे पहले, ये आज से 20 साल पहले तारों का मसला हल होना चाहिए था। और आप यकीन करेंगे, जिस दिन अमीनपुर बाज़ार में आग लगी है, आग लगने के आधा घंटा बाद रेस्क्यू 1122 आई, क्योंकि बाज़ारों की बंदिश थी। बिल्कुल अभी ये गेट लगाना चाह रहे थे और बाद में कहते कि हमने तो कहा ही नहीं था गेट लगाने का। कोई बात होती है तो बाहर निकलती है, बिल्कुल बग़ैर उसके होने के नहीं निकलती। वो बाज़ार बंद होने की वजह से, बंदिशें होने की वजह से आधा घंटा लेट पहुंची 1122 की गाड़ियां, जिसकी वजह से ज़्यादा आग भड़क गई। इसके बाद आ जाएं आप फेस्को पे। सही फेस्को का निज़ाम आप यकीन करेंगे कि इतना तेज़ है, इतना तेज़ है। उनकी टीमें, इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या हो जाए तो उनकी टीमों की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आधे घंटे बाद 1122 पहुंच रही है। उनके पहुंचने के 1 घंटा 15 मिनट बाद 2 बंदे मोटरसाइकिल पे इतना बड़ा बांस उठाया, वो चाहे गुजरते किसी के गर्दन पे लग जाए, उसके आगे जो चीज़ लगी होती, वो 1.5 घंटा, उनके भी 1.25 घंटा बाद आए। आगे वो ऐसे ऐसे देखी जा रहे हैं। मैं उधर ही खड़ा था, मैंने कहा अब क्या ये क्या जो फ़ायदा? तारें रहती हैं उनको काटना है कि वो भी आग भड़का दें, आप क्या लेने आए? वो जी आग लगी सी, किसी ने दसिया। बिल्कुल ये मतलब ये तो हालात हैं यहाँ टाइमली पर। चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और वो 2 बंदे आए हैं, वो क्या कर लेंगे आगे फेस्को पे? ये तमाम जो हमारे ये इदारे हैं ना, इनके अफसरान जो हैं, ये इन्होंने इतनी बड़ी चेयर रखी होती है और वो चेयर आप देखें कि वो काम करने वाली नहीं होती, वो घर से रेस्ट करने उस चेयर पे बैठने आते हैं। वहाँ पर बुला के अपने जो उनके नीचे अफसरान हैं उनको बातें सुनाते हैं, बस ठीक है जी। इस तरह से काम नहीं होता। ये 8 बाज़ार जो हैं ये पहचान है फैसलाबाद की। और फैसलाबाद के अंदर अगर आप जो मुल्की मईशत है उसके अंदर किरदार देखें ना, 8 बाज़ारों में जो कारोबार हो रहा है वहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है, बिल्कुल ठीक है, लोगों का रोज़गार जुड़ा है। तो अगर आपको इतना बड़ा कारोबारी हब जो है उसको आप सीरियस ही नहीं लेते तो फिर क्या हालात होंगे? बिल्कुल इसे अपने प्रायोरिटी में शामिल करने की है ही बहुत नहीं ज़्यादा शामिल। ज़रूरी है, लेकिन प्रायोरिटी हमें नज़र अब दिखाई देगी जब ऐसे वाक़यात तो फिर ये कौन सी facilitation खिदमत provide की करने के जाएगी। लिए अफसरान आते हैं इस शहर के अंदर? ये तो लोग फैसलाबाद के, मैं कहता हूँ कि अपने हक के लिए बोलते ही नहीं। इनको कहो ना कि अपने हक के लिए बोलें, कहते नहीं किसी होर दे हक लिए मेरे को बुलवा ला, अपने लिए नहीं बोलना। ले होर दे कि तू की बोलना भाई, अपने तो बोल ला।
सही, इस तरह बिल्कुल के तो ऐसी लोग बात है हैं। फ़ज़ील, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम हो गया। आर्ट बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से तजावुज़ात का मसला, पार्किंग का मसला, ये वो बड़े मसले हैं जो कि आर्ट बाज़ारों के लोगों को जो वहाँ रहते हैं उन्हें भी तंग कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को भी तंग कर रहे हैं। फर्दर इन मौज़ू पे भी बात करेंगे। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात कर लेते हैं जी कि गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत क्या चल रही है। सोना जो है एक बार सस्ता होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ 4.5 लाख पे पहुंचा। और आज की कीमत के हवाले से बात करें तो आज 1 तोला कीमत जो है वो 4,14,700 रुपये मार्केट में 1 तोला गोल्ड की कीमत चल रही है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,55,544 में जो है 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त किया जा रहा है। सस्ता हो गया गोल्ड, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सोना ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। अब वो लोग जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर बैठे थे वो इस टाइम बड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा था कि आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो 5 लाख तक पहुंच जाएगा, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ दिखाई देगी। तो गोल्ड की कीमत के हवाले से जैसे अक्सर मैं बात करती हूँ कि बड़ी गैर मुस्तकिम सी सिचुएशन है, अनप्रडिक्टेबल है। कभी हम देखते हैं कि गोल्ड जो है वो एक दिन में 3-3 दफ़ा महंगा होता हुआ दिखाई देता है, और कभी कल के हवाले से बात करें तो कल गोल्ड की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई हमें दिखाई दी है। तो बड़ी मिली जुली सी सिचुएशन है। ऐसे में वो लोग जो कि सोना ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो एक दफ़ा फिर सोच विचार में पड़ गए हैं कि आया अब गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वेट करना चाहिए, आने वाले दिनों में गोल्ड मज़ीद सस्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि एक शहरी के जहन में अब चल रहे हैं। आई होप सो वो लोग जो कि गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं वो तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत जो है वो मज़ीद गिरावट का शिकार हो, ताकि सोना ख़रीदना आसान हो जाए आम शहरी के लिए। करेंसी के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज की जो यूरो है उसकी कीमत देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रही है। यूरो का जो रेट चल रहा है बाइंग के हवाले से वो 331.75 है और 335.25 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.6 में बाय किया जा रहा है और 76.25 में सेल किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें, इसकी बाइंग पावर जो है वो 76.8 है और 77.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत को देखें तो 380.75 में बाय किया जा रहा है और 383.75 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत को अगर बाइंग के हवाले से देखा जाए 282.55 में बाय किया जा रहा है और 282.65 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगेन हम करेंसी के रेट्स के हवाले से देखें तो करेंसी हमें मुस्तहकम दिखाई देती है। पाउंड का रेट हो या हम डॉलर के हवाले से बात करें तो ये ऐसी करेंसी हैं जो हमें 1 से 2 हफ्ते हो गए इनकी कीमत जो है वो हमें मुस्तहकम दिखाई दे रही है। हाँ, गोल्ड को लेकर फ्लक्चुएशन जो है आ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो सोना है वो सस्ता होता है या महंगा होता है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आर्ट बाज़ारों के मसाइल के हवाले से, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि शॉपिंग के गर्ज से वहाँ पर जाते हैं। कुछ लोगों के घर वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों का कारोबार वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन मसाइल ये कब हल होंगे, कब हम देखेंगे कि आग लगने के वाक़यात जो हैं वो थम चुके हैं, तजावुज़ात का मसला जो है वो ना होने के बराबर है, पार्किंग का निज़ाम जो है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरसलान, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम जैसे कि कभी ना कभी तो आर्ट बाज़ारों में जाते हैं, कभी वास्ता नहीं भी पड़ रहा हो तो हम देखने चले जाते हैं कि इंतज़ामात किस तरह से चल रहे हैं। जब आपने कभी आर्ट बाज़ारों का विज़िट किया तो आपको कौन कौन से मसाइल नज़र आए हैं जो कि एक शहरी के तौर पर आपने देखे हैं कि ये इंतजाम जो है इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए? देखिए, विकल्प फ्री का कहा गया था कि आर्ट बाज़ारों को विकल्प फ्री किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसा हो नहीं सका, और वही रश, वही आप जाते आपको खज्जल खुआरी का सामना करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। वो इलेक्ट्रिक इन्होंने कार्ड शुरू की थी मेरे ख्याल से, वो भी किसी काम की नहीं, वो सिर्फ स्याह है वो आके बैठते हैं, एक ही है मेरे ख्याल से, वो दो ना काफ़ी हैं। आप अगर 8 बाज़ार हैं, इतना उसका रेडियस है, तो उस हिसाब से कम 3-4 हों, और वो भी उनका रूट मुख्तस हो। ये नहीं कि एक ही घूमती जाएगी। वो जितनी आबादी है, जितने लोग घंटा घर का रुख करते हैं और वहाँ से आर्ट बाज़ारों से ख़रीदारी करते हैं, उसके के लिए ये बिल्कुल नाकाफ़ी सी चीज़ है।
दूसरा ये कि अगर व्हीकल्स नहीं जाएंगी, बाइकर्स नहीं जाएंगे, तो वो अगर एक बंदा झंग बाज़ार जाना है और वो एंट्री कर रहा है कचहरी बाज़ार से या मिनपुर बाज़ार से, तो वो इतना पैदल कहाँ चल के जाएगा। और उसने कुछ सामान इस तरह का लेना है क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। यहाँ पर तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनकी पूरी पूरी मार्केट्स पड़ी हैं, कपड़े की हैं तो उसकी अलग है। तो वो सामान वहाँ से उठा के स्पॉट तक कैसे लेकर जाएगा, फिर वहाँ से आगे कहाँ कैसे लेकर जाएगा। तो इस पूरे को ही मैनेज करने की ज़रूरत है कि आप ना सिर्फ कार्ट यूज़ करें लोगों की मोबिलाइजेशन के लिए, बट ऑल्सो जो उनकी गुड्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए भी इस तरह की कोई चीज़ शुरू होनी चाहिए। जो कि अब वो पुराने तरीके है कि बाज़ार के अंदर से एक बंदा है, वो एक रेडी नुमा कोई चीज़ है, उसको वो खींच के ला कर आ रहा होता है। बाइकर्स ऐसे ही अंदर घुसे होते हैं। तो इस तरह से मुश्किलात हैं बहुत सारी। और दूसरी बात यह है, जैसे अभी तारों की बात हो रही थी, ये वो मसला है जिसको तरजीह बुनियादों पर हल होना चाहिए था। मज़ीद कितने आपने इंसिडेंट करवाने हैं, मज़ीद कितने आपने जाने जो है वो गंवानी है इस एक चीज़ को मैनेज करने के लिए। इतनी तारें कि आप एक टाइम पे तो ये सोचते हैं कि ये खुदा न खास्ता ये अगर यही सूरत हाल रही तो ये छोटे छोटे वाक़यात तो हम नोट कर ही रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा वाक़या भी हो सकता है कि पूरी की पूरी मार्केट आपकी जा सकती है, क्योंकि इतनी तारों का बेहंगम तारें हैं। तो उनको प्रायोरिटी पे ही उसको अंडरग्राउंड करना चाहिए, उसके सारे कनेक्शंस को। ये कोई इतना को बहुत रॉकेट साइंस नहीं कि जो कि नहीं हो सकती। इसको मैं ये समझता हूँ कि तरजीही बुनियादों पर इन पर काम करने की ज़रूरत है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ब्यूटिफिकेशन में आने वाली चीज़ें। ये नहीं कि आप बेशक वहाँ पर आप उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करें, ज़रूरी भी है, बट जो आपका ड्रेनेज का सिस्टम है वो वैसा नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहा हो। जब से घंटाघर बना है मेरे ख्याल से तब का ही है कोई। अब भी आप इस टाइम पर भी, जिस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर अब भी आप जंग बाज़ार में जाएंगे, मदरसे आज़म के बिल्कुल सामने वाली कपड़ों वाली मार्केट, तो अभी भी वहाँ पर सीरीज का पानी खड़ा होगा। तो वो उसको निकालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। तो ये लाइन दोबारा से इनको सेट करने की ज़रूरत है ताकि ये एक अच्छा हमारा फैसलाबाद का इमेज है जो कि इस तरह से उसकी वो पजीराई उसको नहीं मिल पा रही। और टूरिस्ट आते हैं वो देख के क्या कहेंगे। अब तो फॉरेनर्स भी आते हैं, काफ़ी लोग फिर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि तरजीह बुनियादों पर जो मसाइल उनको हल किया जाए। और उनमें सबसे पहला मसला यही है कि आप जो ट्रैफिकिंग है उसको बेहतर किया जाए, पार्किंग के मसाइल को हल करें। और देन अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इनका सदेबाब होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से ये वो छोटी छोटी ज़रूरियात है जो कि बड़ी कॉमनली एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो पूरी होती दिखाई नहीं देती। तो जिस तरह से अभी अरसलान बता रहे थे कि जो शेल्टर सर्विसेज है बस की वो चल रही हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कहा गया था कि इन बसेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी, शहरियों की ज़रूरियात के मुताबिक की जाएगी। लेकिन आखिर कब जो शेल्टर सर्विसेज हैं ये बेहतर की जाएंगी, क्योंकि ये मसला मैंने देखा है कि आम शहरी को महसूस होता है जब भी वो खरीदारी शटल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ज़रूरत तब थी जब पार्किंग फ्री बनाया जाना था बाज़ारों को। अब पार्किंग आठों बाज़ारों में लग रही है, मोटरसाइकिल गाड़ी सारा कुछ जा रहा है। वो तो ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पर खड़े हैं, वो अपना टारगेट पूरा करते हैं, चलान की ये वो बस उसको रोकते हैं कि चलें एक आधा चलान कर लें, बाकी जा रहे हैं। मोटरसाइकिल भी, गाड़ियाँ भी चली जाती हैं, तो कोई नहीं रोकता उनको। लेकिन फजील ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी मुझे लगता है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, इन्हें रोकथाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि शहरी ये डिमांड कर रहे हैं कि इंसान की जो ज़रूरियात है किसी भी शहर में रहने के लिए वो ऑर्गेनाइज शहर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया असलान, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। 8 बाज़ारों के हवाले से बात कर रहे थे। 8 बाज़ारों के हवाले से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि शहरियों के मसाइल भी हल हों, बिज़नेस कम्यूनिटी के भी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जितने भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो फास्ट ट्रैक हों। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं आज के भाव के हवाले से। सब्जियों की कीमत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फल कितने महंगे बिक रहे हैं, कितने सस्ते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे घर के बजट पे असरअंदाज हो रही होती है। समहाउ हमारा बजट डिस्टर्ब भी हो जाता है, और समहाउ जब कीमतें सब्जियों की हमारी पहुँच में होती हैं हम बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई देते होते हैं। तो ऐसे में कीमतों का तयन करना घर से निकलने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से हम आज का भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं
हैं ताकि मार्केट जाने से पहले ही आपको कीमतों के हवाले से हाव ना हो। देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा आज फल और सब्जियां किस भाव बिक रही हैं? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गा गोश्त 18 रुपये महंगा होता 417 रुपये से बढ़कर 435 रुपये फ़ी किलो, मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। अंडा फार्मी 2 रुपये महंगा हुआ है, 335 से बढ़कर 337 रुपये फ़ी दर्जन हो गया है। अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 80 रुपये, मार्केट में 70 से 90 रुपये फ़ी किलो में, और प्याज साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 105 रुपये और मार्केट में 150 रुपये में दस्तयाब है। टमाटर 25 रुपये सस्ता हुआ है, 170 से कम होकर 145, मार्केट में 200 से लेकर 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना 10 रुपये सस्ता हुआ है, 520 से कम होकर 510 रुपये, मार्केट में 550। लहसन हरनाई साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 280, मार्केट में 300 से लेकर 350 रुपये तक बेचा जा रहा है। सब्ज़ मर्च अपनी साहब का कीमत पर कायम रहती हुई 75 रुपये, मार्केट में 130 से 150। फूल गोभी की कीमत 5 रुपये कमी के बाद 80 से कम होकर 75, मार्केट में 120 से 150। बंद गोभी अपनी साहब का कीमत पर कायम रहती हुई 150 रुपये, मार्केट में 140 रुपये। और अगर बात कर ली जाए घिया कद्दू की तो 15 रुपये सस्ता हुआ है, 100 से कम होकर 85 रुपये, मार्केट में 110 रुपये। बैंगन साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 45, मार्केट में 70। मटर 30 रुपये सस्ता होता 340 रुपये से कम होकर 310 रुपये, मार्केट में 450। पालक 50, मार्केट में 60। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी होती 290 से बढ़कर 300 रुपये और मार्केट में 320 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। भिंडी तोरी की कीमत की बात कर ली जाए तो 120, मार्केट में 200। अरवी की कीमत 75 रुपये, मार्केट में 100 से 150 रुपये। फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा 250, मार्केट में 300। केला साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 100 रुपये फ़ी दर्जन, मार्केट में भी 100 रुपये में ही दस्तयाब है। इसके साथ साथ जापानी फल अपनी साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 180, मार्केट में 200। अनार कंधारी 260, मार्केट में 300। संघाड़ा 130 रुपये और मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मजमूई तौर पर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में आज दोबारा इजाफा हुआ है। फलों जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें रद्दोबदल देखा गया है। फलों की साहब का कीमतें मुस्तहकम रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं घर के हवाले से। घर को खूबसूरत बनाना हम सब लोगों का शौक़ भी होता है, ख्वाब भी होता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा बेशुमार खर्च करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो कि घर में खर्च करते हुए बड़ा सोच समझ कर खर्च करते हैं। आप पेंटिंग्स के हवाले से बात कर लें जी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें पेंटिंग जो है वो कोई गिफ्ट करेगा तो हम घर में आकर लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने घर को सजाने के लिए बड़ी एफ़र्ट्स पुट करते हैं। ऐसे में इंटीरियर डिज़ाइनर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फैसलाबाद जो कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर टेक्सटाइल भी है, लेकिन दूसरी चीज़ जो है जिसमें मैं समझती हूँ कि फैसलाबाद को उतना हाईलाइट नहीं किया जाता वो ये है कि फैसलाबाद में आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और आर्ट्स में अगर टैलेंट के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का शुमार मैं समझूँ तो पूरी दुनिया में होता है। फैसलाबाद बड़ा खूबसूरत आर्ट से वाबस्ता लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आर्ट्स को बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। और ऐसे ही आर्ट्स को खूबसूरती से पेश करने वाले एक शख्स हमारे साथ बतौर गेस्ट मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद फ़हीम तुफ़ैल की। सीनियर आर्टिस्ट हैं, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइनर। और मैं समझती हूँ कि जब ये किसी भी आर्ट को हाथ लगाते हैं या टच करते हैं तो वो आर्ट अपनी ज़ुबान खुद बोलता है। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़हीम साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और मैं अगर बात करूं घर को सजाने या खूबसूरती के हवाले से, मुझे लगता है कि अगर घर खूबसूरत नहीं है ना तो आप अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। आप घर से अपने काम से घर जा रहे हैं तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं आजकल? देखें जी, एग्जैक्टली घर एक अमन की सुकून की जगह है। जब आप अपने दिन भर के थकन से घर वापस आते हैं या एटलीस्ट हमारी फैमिली घर में बैठी है तो उसका एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। या हमारे गेस्ट आते हैं तो एटलीस्ट घर का एम्बियंस एक अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले के अंदर जो घर के अंदर जो हमारा एक फ़र्नीचर तो एक पार्ट प्ले करता है, हमारी टाइल्स पार्ट प्ले करती हैं, उसके साथ साथ हमारी जो खामोश दीवारें हैं जब उसके ऊपर हम एक खूबसूरत पेंटिंग्स को अवेज़ा करते हैं तो बड़ा एक उस कुछ चार चांद लगा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कि पेंटिंग्स ना हम कभी पैसों से ख़रीदना चाहते नहीं है। बहुत सारे लोग ख़रीदते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन अमूमन जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि पेंटिंग को कहीं ना कहीं से गिफ्ट आ जाए। तो फैसलाबाद में आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि पेंटिंग के हवाले से क्लाइंट रेशो जो है वो क्या चल रही है? जी जैसा आपने बताया एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेजॉरिटी लोग यही चीज़ तसव्वुर करते हैं कि पेंटिंग हमें एज ए गिफ्ट मिल जाए।
लेकिन इसके साथ साथ हम देखें अभी थोड़ी सी अवेयरनेस आई है मॉडर्न घरों में, जैसे कि आज से पहले आर्किटेक्ट का इंटीरियर डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, अब लोगों ने इंटीरियर डिज़ाइनर्स हायर करना शुरू किए हैं, उन्होंने आर्टिस्ट हायर करना शुरू किए हैं। हम लोग सर्विसेज देते हैं घरों में जाके, पेंटिंग्स हमसे कस्टमाइज पेंटिंग्स हमसे बनवाते हैं। तो ये ट्रेंड आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सही, और बिल्कुल ये आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका घर खूबसूरत होगा ना तो आप एक खूबसूरत सुकून का एहसास महसूस करेंगे, वो सुकून जो कि हम अपनी ज़िंदगियों में अक्सर मिस करते हैं। सर, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरह हम बात करते हैं कि दुनिया में जिद्दत आ गई है, अब तकाज़े बदल रहे हैं, वो एजुकेशन के हवाले से हों, क्या ये सारी चीज़ें आर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं? एग्जैक्टली जी, देखें अगर हम हिस्ट्री को टटोलते हैं तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, पत्थर के ज़माने से जैसे जैसे मूवमेंट आ रही है, इंसान सिविलाइज हो रहा है। फिर हम क्लासिकल टाइम पीरियड की बात करते हैं, हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, या हमारे एंसेस्टर जैसे इंडस वैली जो हमारा यहाँ का लोकल एरिया है उस विरसे की हम बात करते हैं। जैसे जैसे चेंज आती है तो वो लिटरेचर में, म्यूज़िक में, आर्ट में, डिज़ाइन में, फ़ैशन में वो जिद्दत हर जगह एग्जिस्ट करती है। टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह से है। और इसके साथ साथ अभी घर को सजाने के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो आजकल क्या ट्रेंड्स चल रही हैं? आजकल एज़ पर एज द कलर स्कीम की अगर हम बात करें तो अर्दरन टोन्स और ग्रे की टोन्स की तरफ वॉल के कलर्स ज़्यादा चल रहे हैं। मिनिमलिज्म की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, रशी चीज़ों से लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है। हैवी फर्नीचर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल सही, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे घर को बड़ी खूबसूरत बना देती हैं। अगर कलर स्कीम हमारे घर का अच्छा है, हमारी सोच के अकॉर्डिंग मैच करे, तो एक वाइब्रेंट सी वाइब आ रही होती है। और वो यकीनन ना सिर्फ हम लोग उस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो कि हमें गेस्ट के तौर पे हमारे घर को विज़िट कर रहे होते हैं, वो भी बड़ी काबिल तारीफ़ हमारे घर को समझ रहे होते हैं। सर, ये भी बताइएगा कि अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर आर्ट्स की एग्जीबिशन के हवाले से बात करें, वो पेंटिंग की एग्जीबिशंस हैं या अपना टैलेंट शो करवाने के हवाले से बात करें, तो मुझे लगता है कि बड़ा बेयर मिनिमम सी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है, ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स को जो कि आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे आर्टिस्ट को। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहा था 2001 में, तो उस वक्त फैसलाबाद में सुनने को बड़ा मुश्किल था कि अच्छा ये इस फील्ड को ऑप्ट करना एक बड़ा चैलेंजेस था, घर वालों से पूछ के इजाज़त, ये भी कोई फील्ड है, रिश्तेदारों से। तो जब मैं फैसलाबाद में 2005 में आया और यहाँ के आर्ट सीन को, आर्ट कल्चर को देखा, यहाँ पे एक छोटी सी फैसलाबाद में आर्ट गैलरी थी, आर्ट्स काउंसिल में एक स्पेस थी, वो भी नुसरत फ़तेह अली ऑडिटोरियम की, जो कि एक स्टोरी स्पेस है, उसको उन्होंने गैलरी बनाया हुआ है, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद कॉलम्स और पिलर्स आ जाते हैं जो कि एक हर्डल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक प्राइवेट आर्ट गैलरीज़ की ज़रूरत काफ़ी अचत थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी बनाई, एटी आर्ट गैलरी के नाम से। उसके अलावा हमने डोमेस्टिक लेवल पे घरों में या इंस्टीट्यूशंस के लेवल के ऊपर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने आर्ट गैलरी बनाई, और उसके अंदर हमने ये मौके फ़राहम किए इन लोगों को, इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, या हमारे जितने भी इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, हमने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो हमारा यहाँ के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हमने मौका फ़राहम किया, वो इस टाइम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है, और फैसलाबाद अगर आर्ट्स के हवाले से अपनी पहचान बनाने पे आए तो पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकता है। इतना टैलेंट और इतनी सलाहियत यहाँ के लोगों में मौजूद है। सर, ये भी बताइएगा कि अभी घर के हवाले से हम बात कर रहे थे, पेंटिंग्स क्योंकि घर की दीवारों को बड़ा खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन पेंटिंग्स में भी ट्रेंड्स चेंज हो रही होंगे, कैलीग्राफी हो रही होगी, तो पेंटिंग्स के हवाले से क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट? जी, पेंटिंग के हवाले से अगर हम कैलीग्राफी को देखते हैं तो कैलीग्राफी के अगर हम कैलीग्राफी की फील्ड को ही पकड़ें तो इसके अंदर इतने ज़्यादा स्टाइल हैं, इतने ज़्यादा तरीके से काम हो रहे, जॉनर्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर काम किया जा सकता है और काम कर रहे हैं। तो इसमें क्लासिक, कूफिक और दूसरा इसके अलावा हम नस्तालीक की बात करते हैं या नसक की बात करते हैं। ये डिफरेंट रस्मुल ख़त हैं जिसको प्रैक्टिस किया जाता है। फिर इसके बाद हर आर्टिस्ट का एक अपना पेंटिंग करने का स्टाइल है जो कि उसका सिग्नेचर स्टाइल माना जाता है। हम बिन कलंदर की बात करते हैं, यहाँ पे एजाज यूसुफी साहब हैं, हम उनकी बात करते हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो कि उस काम करते हैं, ख़ास किस्म का स्टाइल है। और जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि घर का आर्किटेक्चर किस बुनियाद पे बना है, उसकी थीम क्या है, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। मैं सारे घर के अंदर सारी कैलीग्राफी ही लगा दूँ तो मेरा नहीं ख्याल वो एक इम्पैक्ट अच्छा देगा, या मैं सारे घर के अंदर लैंडस्केप ही लगा दूँ। तो हम उस इंटीरियर को, उस आर्किटेक्चर को, उस थीम को देखते हुए हम सजेस्ट करते हैं यहाँ पे किस किस्म की और किस साइज़ की कैलीग्राफी लगनी चाहिए,
और किस स्टाइल का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगना चाहिए, उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, तो ये बड़ा पार्ट प्ले करता है। जैसे कि हम अपने कपड़ों की ड्रेसिंग के अंदर ख्याल करते हैं या अपने गाड़ी के इंटीरियर के अंदर या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा अहम पार्ट लेती हैं। लेकिन घर के इंटीरियर के हवाले से बात करें, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर को सजाने के हवाले से बड़ी ख़तीर रकम खर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज़हन में ये तस्वुर पाया जाता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं, कि इंटीरियर डिज़ाइनर से घर क्यों डिज़ाइन करवाएं। तो ये एक सिलसिला कहीं ना कहीं फैसलाबाद में रुझान है कि हमें ये लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है आज के दौर में। ये एक गलतुल आम हो गया हुआ है, जो कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हो गया है कि हम ये समझते हैं कि हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करेंगे तो उसको पहले उसको फ़ीस देंगे, फिर वो हमारा ख़र्चा करवाएगा, फिर उसके बेहतर है हम खुद ही कर लें। असल में होता पता है क्या बहन, इसमें जब हम काम शुरू करते हैं ना तो हम एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर लें, ठीक है। एक अच्छा आर्किटेक्ट को हायर कर लें, तो उसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है वो हमारे बहुत सारे जगहों पे पैसे बचा देता है। ठीक है। मैं ये समझूंगा बहुत ही कोई बेवकूफ़ किस्म का इंटीरियर डिज़ाइनर होगा जो आपके बिला वजह के पैसे लगाता है, या एक नया फील्ड में आए तो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर आपके घर पे तजर्बे करें। लेकिन आप किसी मंझे हुए इंटीरियर डिज़ाइनर या किसी आर्किटेक्ट को हायर करते हैं तो वो आपके लाखों रुपया बचाता है। अगर मैं ख़ुद उस इंटीरियर डिज़ाइन मैं अपने घर को डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ, मैंने 2 दफ़ा चीज़ें सेटिंग की, मुझे लगा ये ठीक नहीं है, मैं फिर सेट करता हूँ वो ठीक नहीं है, वो 6 दफ़ा करने के बाद जाके मैं किसी स्टेज पे पहुँचता हूँ, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर आपका वक्त बचाता ठीक है है। और वो वेस्टेज जो टाइम की और मटीरियल की और पैसे की है और एनर्जी की है वो बचाता है। ठीक है। लेकिन कम वक्त में, कम बजट में घर सजाना मुमकिन है आज के दौर में? वो Exactly, लोग जो मुमकिन कि है जी। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ऐसे है तो क्या किन किन बातों का ख्याल रखें? जी बेसिकली सबसे पहले तो एस्थेटिक सेंस का हम ख्याल करें। हमारी ख़वातीन हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं आज के दौर में बड़ा वो ट्रेंड रखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे या और चीज़ों पे लोग उनको देखते हैं, तो बहुत सारी हमारे घर के अंदर ही ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, अगर हम उसमें ज़्यादा बजट नहीं लगाना चाहते तो उनको रीअरेंज कर लें, उनको रीपेंट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में और मेरे दफ्तर की मेरी आदत है कि मैं 1 हफ़्ते बाद या 1 महीने के बाद मैं पूरे घर की सेटिंग को चेंज कर देता हूँ। ठीक है। उसका मुझे सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये मिलता है कि मेरा एक, जैसे हम मोबाइल के ऊपर कवर चेंज कर देते हैं या गाड़ी की पोशिश को चेंज कर देते हैं, तो इसी तरह से घर में एक न्यू लुक आती है और एक एनर्जी और एक्टिविटी जनरेट होती है, और दूसरी बहुत सारी खोई हुई चीज़ें हमें मिल जाती हैं, और हम वेयर टेयर जो हमारे घर की किसी जगह पे कोई ऐसी सफाई नहीं हो रही तो वो पूरे उस प्रोसेस में हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा अपनी बहनों को और अपने भाइयों को और दोस्तों को कि अपने घर के कम से कम कुछ अरसे बाद अपने इंटीरियर की उन सोफ़ों की सेटिंग को चेंज कर दें, बेड की सेटिंग को चेंज कर दें, और पर्दों को आप कुछ ना कुछ उसके अंदर बैकग्राउंड फोरग्राउंड के साथ आप आगे पीछे करते रहें, तो इससे भी आपकी एक एक्टिविटी रहती है और आपका इंटरेस्ट लगा रहता है। बिल्कुल इसी तरह से ये छोटे छोटे से इनिशिएटिव होते हैं जब हम घर को खूबसूरत बनाने के हवाले से लेते हैं, तो हमें वो एक पॉजिटिव वाइब्स, एक योरा जो है वो महसूस हो रहा होता है। आजकल तो सेंटेड कैंडल्स बड़ी आम चल रही हैं। Exactly. घर के इन्वायरमेंट को वाइब्रेंट करने के हवाले से आप वाइब्रेंट कर्टन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि बेयर मिनिमम में हमारे घर को खूबसूरत बना सकती हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी एस्थेटिक सेंस जो है इससे इम्प्रूव करें। यहाँ पर फ़हीम साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि आज के हवाले से आपका जो ताल्लुक़ है वो आज के साथ बहुत पुराना है, पिछले 20 साल से आप काम कर रहे हैं, आपने कैसे सोचा कि इस प्रोफेशन को ही चूज़ करना है? ये मेरे लिए एक एक्सीडेंटल था। ये मैं घर का सबसे छोटा और थोड़ा सा लाडला बच्चा था। मैं बिज़नेस में जाना चाहता था, कपड़े का काम या मैं कुछ और काम करना चाहता था, तो मुझे मेरा बड़ा भाई जो आर्किटेक्ट हैं NCA में पढ़ते थे, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो मुझे उनके साथ 1-2 दफ़ा NCA जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे वहाँ के एनवायरनमेंट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और मुझे कुछ फादर की भी थोड़ी सी थी, वो कहते थे बेटा मैं ज़िंदा हूँ, पढ़ लो। सही। तो मैंने कहा यार मैंने पढ़ना है तो मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ही पढ़ना है। तो NCA की मुझे अच्छी लगी चीज़ कि वहाँ पे ना तो हम कोई बुक्स लेके जा रहे हैं, ना हम कुछ और किसी चीज़, हमारे लॉकर भी वहीं होते थे, तो एक बड़ा एनवायरनमेंट एक अच्छा लगा। तो बड़ी टफ़ था मेरे लिए एडमिशन लेना, और NCA में एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आना शुरू हुआ, आर्ट की तरफ एक लगन और एक झुकाव के साथ, और मुझे मेरे उस्ताद बड़े अच्छे मिले जिन्होंने मेरे साथ बड़ा, बल्कि ना सिर्फ मेरे साथ, मेरे पूरे बैच के साथ, जैसे RM नईम हो गए, आसिफ शरीफ साहब हो गए, डॉक्टर एजाज़ अनवर साहब हो गए, डॉक्टर मुबारक साहब हो गए, और बहुत सारे, मैं अब तो एक लंबी लाइन है, तो वो उन लोगों के जो मुझे अभी भी लेक्चर्स याद आते हैं, जिस तरीके से उनकी बातें, वो आज भी हम 20 साल बाद भी जब मैं फील्ड में काम करता हूँ तो उनकी कई बातें याद आती हैं।
तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुझान बनता गया और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज इस स्टेज पे हूँ। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि आर्ट्स की एक ऐसी फील्ड है, इसमें बड़ी वेरिएशन निकल जाती हैं। वो घर को डिज़ाइन करने के हवाले से बात हो, वो कपड़ों की डिज़ाइनिंग के हवाले से बात हो, लेकिन अगर हम मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो हर फील्ड में बड़ा कंपटीशन आ गया है। हम देखते हैं कि इसके भी तकाज़े बदल रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या किन किन बातों का ख्याल रखें? क्या मतलब एक सिर्फ शौक़ रखने वाला इंसान आ सकता है इस फील्ड में, उसके बाद वो अपनी स्टैटिक सेंस इंप्रूव करे, चीज़ें स्टडी करने के बाद कॉन्सेप्ट, या कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुदा की तरफ से एक गिफ्ट होता है? जी, दोनों चीज़ें हैं जी। खुदा की तरफ से खुदादाद सलाहियतें भी होती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बहुत रिमोट एरिया से आते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे पास। तो मैं ये तो कहूँगा गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इंसान को एक मुशाहिदा है, लाइक एक लगन है, आपका ज़ौक़ और शौक़ जैसे आपने बात की, वो इतना ज़रूरी है कि आप ज़ौक़ के बगैर कुछ भी नहीं है, पैशन के बगैर जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को पाने का पैशन नहीं है ना, तो मैं ये समझता हूँ आपको उस फील्ड की तरफ नहीं आना चाहिए। सरफेस लेवल पे खड़े होके हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड के हवाले से बात करें, इसमें आप ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है जी। सही। मैं अगर आप किसी भी फील्ड को आप ऑप्ट कर लें तो आपका पैशन उसकी ग्रोथ को लेके जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा, जो भी रिसेंट पास्ट के अंदर अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देता हूँ। अरशद नदीम साहब, कभी सुना भी नहीं था कि वो नेज़ाबाजी के अंदर एक कितना बड़ा अपना नाम पैदा कर सकते हैं। तो उसकी लगन, मुसलसल जद्दोजहद, उसने कितनी बातें, क्रिटिसिज्म कितना सुना होगा अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से। एक वक्त वो लगता रहा और आज उसने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर दिया। इसी तरह से कोई एक मिसाल नहीं, बहुत सारी मिसालें हैं। आप अपने मीडिया के अंदर देखें, कितने लोग मीडिया मैस कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं और कितने लोग अपने ज़ौक़ और लगन के साथ बिल्कुल इसी उसमें तरह नाम से पैदा कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फ़हीम तुफ़ैल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से घर को किस तरह से बनाया जाए, सजाया जाए, वो तमाम चीज़ें थी जो कि हमारे नाज़रीन के सवालात थे हमसे। फर्दर भी हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से जी, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करते हैं जी दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली फैसलाबाद में। फैसलाबाद के लोगों के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के लोग जो हैं वो क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम देखना चाहते थे कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, और हमें कभी लगता था कि शायद हमारा जो ये ख्वाब है वो हकीकत नहीं बदलेगा। लेकिन इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी अगर तैयारियों के हवाले से बात करें, चेयरमैन पीसीबी के रोल के हवाले से बात करें, उनकी कोशिशों के हवाले से बात करें, उनके साथ साथ अगर हम फैसलाबाद में एक शख्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है, नवीद नज़ीर, जो कि केयर टेकर हैं इकबाल स्टेडियम की, उनकी कोशिशों का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी गलत बात होगी। फैसलाबाद में मौजूदा सिचुएशन क्या चल रही है, इकबाल स्टेडियम में कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, सिक्योरिटी के मामला क्या हैं, पार्किंग का निज़ाम किस तरह से बेहतर किया जाएगा, ये वो सवालात हैं जो कि मेरे जहन में तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करें। इन तमाम तर सवालात के जवाब जो हैं हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे, क्योंकि हमें ज्वाइन किया जी प्रोग्राम में नवीद नज़ीर साहब ने, जिनके हवाले से मैंने कहा कि बड़ी कोशिशें नहीं हैं इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए। केयर टेकर हैं इकबाल स्टेडियम के, आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नवीद साहब आप? अल्लाह का शुक्र जी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस आ रही है? 17 साल, इट्स अ ह्यूज टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का और उनकी टीम का बड़े खुश, और अपने स्पेशल डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड नदीम नासर साहब का, जिनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने मक्के जब सीएम से तो मेरे से वादा किया था कि लाजमी यहाँ पे मैच कराएंगे, तो उन्होंने वाकई मैच करवा के दिखा दिया। पहले उन्होंने चैम्पियन कप दिया, फिर उन्होंने रमज़ान कप दिया, फिर उन्होंने बांग्लादेश के मैच 2 दिए, वो अनफॉर्चुनेटली जंग की वजह से चेंज हो गए। अब 17 साल बाद साउथ अफ्रीका का कि 1 मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 3 मैच पूरी सीरीज़ देगी है, ये फैसलाबाद आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और इसमें हमारी ज़िला इंतज़ामिया, जिसमें पुलिस कमिश्नर साहब, डीसी साहब, मुख्तलिफ महकमे जिसमें सॉलिड वेस्ट है, वासा है, रेंजर और आर्मी, जब से पता चला है तो वो एक दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। स्पेशली अगर CPO साहब की बात करूं और SSP ऑपरेशन बशरा जमील की बात करूं, मुझे उन्होंने एयरपोर्ट से लेके इकबाल स्टेडियम तक एक एक कॉर्नर को उन्होंने जाके अपना विज़िट किया,
जहाँ जहाँ भी कोई ऐसा कोई पॉइंट नज़र आता था उसको वो फिल करते थे फ़ौरन। इसी तरह उन्होंने इकबाल स्टेडियम में विज़िट किया, डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर साहब ने विज़िट की हैं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो जो पीसीबी की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने सबको फिल किया। जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उसको भी फिल किया। तो 17 साल बाद का मतलब है कि बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है। तो 2008 में मैंने लास्ट मैच करवाया था बांग्लादेश का, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट बैन हो गई थी। फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर थे नूरुल मैंगल था, हमने पीसीबी के साथ मिलके एक T20 कराया था जो बहुत ज़्यादा आवाम ने आके मके यहाँ पे पुरसकून माहौल में देख के पाकिस्तान को दुनिया को बताया कि हम बहुत पुरसकून और मोहब्बत करने वाले हैं स्पोर्ट के साथ। तो वो सारे जो फुटेज थी वो सारी आईसीसी को भेजी। उसके बाद 2013 में हमारा क्रिकेट हमारी बहाल होगी। जब क्रिकेट बहाल हुई तो हमें मके यही था कि अब जैसे पूरे पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, हमने फैसलाबाद ने दुआएं भी की हैं और साथ में एफर्ट करके एक टूर्नामेंट करवाया जो बड़ा ही कामयाब टूर्नामेंट हुआ, जिसकी वजह से क्रिकेट बहाल हुई। बिल्कुल इसी तरह से अगर नवीद साहब अगर शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात करें, अक्सर कहते हैं कि लाहौर के जो शायकीन क्रिकेट है उनका बड़ा जज्बा दीद नहीं होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद के लोग भी क्रिकेट से बड़ा लगाव रखते हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस हों, यहाँ पर कोई छोटा मोटा एक गली मोहल्ले का भी मैच हो रहा हो तो लोग बड़े शौक से देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जैसे अभी 2024 में सितंबर में टूर्नामेंट हुआ चैम्पियन कप का पीसीबी का, तो उसमें मके 8 दिन का टूर्नामेंट था तो 7 दिन फुल पैक रहा स्टेडियम। हर टाइम यही होता था कि 17-18 हज़ार बंदा अंदर होता था और 6-7 हज़ार बंदा बाहर होता था। मतलब ये क्रिकेट का मैं एक मेरा डॉलर का फैसलाबाद के अवाम के लिए कि जैसे इंसान को 104 बुखार होता है तो फैसलाबाद की अवाम को 106 बुखार है क्रिकेट का। इतना जुनून है कि वो अपने शायकीन अपने स्टार को अपने पास से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और एक फैसलाबाद में इंटरटेनमेंट कम होती है तो ये बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये बड़े अच्छे तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। प्लस हमें नया अंदिया मिला है, PSL के भी 8 मैच यहाँ पे हो रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। और ये वो चीज़ थी जो हम बड़ा मिस कर रहे थे। मगर जाके हम लाहौर में देख रहे हैं, मुल्तान में देख रहे हैं, पिंडी में देख रहे हैं। तो अब फैसलाबाद की आवाम को यहाँ पे इंशाल्लाह हर चीज़ अवेल होगी। सही है, बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात करें तो अक्सर हम बड़े नाउम्मीद नज़र आते थे कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लौट कर आ गई, लेकिन फैसलाबाद को कभी कोई मैच नहीं मिला। इसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा रकवी साहब जो हैं उनका रोल बड़ा कलीदी रहा है। उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हैं कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो दोबारा से बहाल हो। सर सिक्योरिटी के मामला के हवाले से बताइएगा कि सिक्योरिटी को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है फैसलाबाद में पहली बार ही मैच हो रहा है 17 ईयर्स के बाद, तो किस तरह से ये चीज़ें देखी जा रही है? मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि आर्मी और रेंजर भी इधर तैनात हो रही है। उसके अलावा जो हमारी ज़िला इधर पुलिस है उसमें RPO साहब, CPO साहब, SSP ऑपरेशन, उन्होंने टोटल जिसको कहते हैं ना दिन रात मीटिंगें करके विज़िट करके हर जगह का स्टेडियम का जो भी उन्हें कोई नज़र आया कोई पॉइंट उन्होंने फ़ौरन बताया कि ये पॉइंट हम इसको फिल करेंगे, ये पॉइंट फिल करेंगे। मैंने कहा ना एयरपोर्ट से लेके रास्ता सारा जितना वो है कोई 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का वो और 2 से 3 मिनट की ड्राइव जो हमारी इकबाल स्टेडियम में वो सबसे बेस्ट है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये वाली फैसिलिटी नहीं है। और एक दूसरा इतनी आवाम कहीं भी नहीं आती मैच देखने जितनी फैसलाबाद की आवाम यहाँ पे मैच देखने आती है। हाउसफुल मुझे लगता है होने जा रहा है। तो हाउसफुल होगा इंशाल्लाह। अभी परसों की बात है कि TCS में बात हुई है तो उन्होंने कहा जी 85% टिकटें सेल हो चुकी हैं। ठीक है। तो तीनों मैचों की ना तो सिक्योरिटी इंशाल्लाह ताला हमारे फैसलाबाद में पहले ही बड़े फैसलाबाद सेफ सिटी है। और इंशाल्लाह जैसे हमारे पुलिस CPO साहब हैं और मुख्तलिफ बाकी अफसरान हैं तो इनको बड़े अच्छे तरीके से वो इनको इंशाल्लाह पाए तमीज़ तक पहुँचाएँगे। और साथ में रेंजर आ गई है, आर्मी आ गई है।
तो इंशाल्लाह बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको मैचों को बिल्कुल इंशाल्लाह। और शहरियों का ताउन जो है जी वो हमेशा से दरकार होता है। आई होप सो कि आप लोग ज़िले इंतज़ामिया के साथ, वो इकबाल स्टेडियम की इंतज़ामिया है, सबके साथ बड़ा ताउन करेंगे। सर ये भी बताइएगा कि अगर हम इकबाल स्टेडियम की पिचेस के हवाले से बात करें तो किस तरह की पिचेस देख रहे हैं? क्या बॉलर्स को सपोर्ट करेंगी, बैटिंग के लिए बेहतरीन देंगी? वनडे में अक्सर अपना बैटिंग को सपोर्ट करते हैं जिसमें वो चौके छक्के लगे और अवाम भी इंजॉय करे, जो अवाम देखने आ रही होती है चौके छक्के, तो उस हिसाब से बाकी जो पीसीबी वाले कहेंगे उस हिसाब से हम तैयार कर देंगे। मोस्टली यही होता है कि वनडे में 300, 350, 350 रन हों जिसमें चौके छक्के लगेंगे तो अवाम भी खुश होगी। बिल्कुल इसी तरह से है। और पार्किंग के इंतजाम के हवाले से बात करें जी, पार्किंग जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मैचेस देखने आ रहे हैं, 85% आपने बताया कि टिकट्स बिक चुकी हैं, तो पार्किंग के मामला किस तरह से? क्योंकि CTO साहब ने और हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजल अब्बास साहब ने, पार्किंग वालों ने मिल के सब ने विज़िट कर लिया है। एग्री यूनिवर्सिटी में निज़ाबाजी की ग्राउंड है, वहाँ पे अपना पार्किंग की जाएगी। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर साहब ने बसें देने का उनके ऑर्डर कर दिया है। तो तकरीबन 3 जगह ऐसी हैं, धोबी घाट है, उसके बाद महकमा नहर है यहाँ पे स्टेट बैंक के सामने, तो एक एमरजेंसी रखी हुई है पोलो ग्राउंड, और उसके अलावा नुसरत फ़तेह अली है। तो ये यहाँ से सारी पब्लिक को वो शटरिंग बस करके तो पब्लिक को यहाँ पे लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह ये भी पार्किंग वाला भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि 18-19 हज़ार बंदा आना है तो उसको मैनेज को करना होता है। तो वो डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि रश ज़्यादा होना है तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा रखा है इस फासले में कि इजीली वहाँ पर शटलिंग करें करके और इनको वहाँ को स्टेडियम ले। बिल्कुल इसी तरह से तमाम तर इंतजाम जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी बताइएगा कि सर क्योंकि फैसलाबाद के लिए जी 70 ईयर बाद क्रिकेट वापस आ रही है, तो हम लोग तो इसे पहला मैच ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का ये पहला इंटरनेशनल मैच होगा। कुछ ऐसी बातें जो कि शहरियों को मद्देनज़र रखनी है जब वो मैच के लिए आ रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों के हवाले से नॉलेज उस तरह से नहीं होता, तो शहरियों को क्या आप इंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? कि जो भी शहरी आएगा उसके पास जो टिकट होगी वो ही शटल बस में आएगा। अदरवाइज़ जहाँ पे वो 5-6 सिक्योरिटी वाले बैठे होंगे, जिसमें के पुलिस होगी, वार्डन होगी, TCS वाले होंगे, PCB वाले होंगे, वहीं पे टिकट चेक करके वो बंदा ही स्टेडियम के अंदर आएगा अपना वो शटरिंग बस में। अदरवाइज़ कोई बंदा जैसे डोमेस्टिक हमारी होती थी ना, तो कोई ना कोई कहीं किसी वजह से आ गया, कोई किसी रेफरेंस से आ गया, वो वाली चीज़ें इंटरनेशनल मैच में नहीं होंगी। ठीक है। और कितनी देर पहले मैच के लिए पहुंचना पड़ेगा? 3 बजे टाइम है मैच स्टार्ट होने का। तो मैं तो यही अपना एडवाइस करूँगा फैसलाबाद के अवाम को कि ज़ाहिर पार्किंग भी करनी है और पार्किंग के बाद बसों में उन्होंने आना भी है, तो 1-1:15 बजे वो पार्किंग में होंगे तो 15-20 मिनट लग ही जाते हैं स्टेडियम आने में तीनों जगह से। तो 1:15 आएंगे तो बिल्कुल टाइम से पहुँचें और ताकि अपनी जो एंट्री है वो कंफर्म करवाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे जी। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं जी क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट से ना सिर्फ फैसलाबाद के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। फैसलाबाद के लिए इसीलिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि 17 ईयर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही है। और जो मैचेस हम देखते थे लाहौर जाकर, कभी कराची जाकर, कभी रावलपिंडी जाकर, अब हमें हमारे शहर में देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला मैच होने जा रहा है 4 नवंबर को। शायकीन क्रिकेट बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन इंतजाम जो हैं वो भी अभी जारी हैं और बड़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। नवीद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने बाहर के इंतजाम के हवाले से तो बात कर ली, सिक्योरिटी के इंतजाम भी फुल प्रूफ हैं और सफाई सुथराई के, पार्किंग के इंतजाम भी अप टू डेट हैं। इकबाल स्टेडियम के अंदर की तैयारियों के हवाले से बात करें, रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है, जो मीडिया बॉक्स के लिए सेल बनाया गया था उसके हवाले से बताइएगा। ग्राउंड के इंतजाम और स्टेडियम के जो अंदर के इंतजाम है वो सारे कंप्लीट हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग रूमों से। ड्रेसिंग रूम हमने तैयार कर लिए गए हैं, उसका फर्नीचर हमने चेंज कर दिया गया है, उसके वाशरूम जो है वो डिमोलिश करके दोबारा बना लिए गए हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं ऑफिशियल, जहाँ पे रेफरी और थर्ड अंपायर बैठेंगे, वो कैबिन हमारे तैयार हो गए हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है ब्रॉडकास्ट, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात आती थी फैसलाबाद में कि मैच नहीं हो रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं है।
जगह नहीं है इनके पास, वो भी हमने मगर लाहौर के बाद पाकिस्तान से सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट बना के दे दिया है। फार एंड पे 5 नंबर गेट के पास पूरा हॉल दे दिया और उन्हें 2 स्टोरेज दे दिए हैं। उधर ही कमेंट्री बॉक्स है, उधर ही रेडियो पे कमेंट्री है। वो सारी चीज़ें हमने फिलफुल कर ली हैं। ग्राउंड हमारा प्रॉपर तैयार है, पिछे हमारी तैयार है और सिक्योरिटी के हवाले से जो अंदर हमने पब्लिक के लिए खारदार तार लगा दी है जंगले के साथ कि वो पब्लिक इजीली बैठ के मैच देखे, ना कि अपने खिलाड़ियों को वो मिलने के वजह से वो जंगला फलांग के चले जाए अंदर, तो वो प्रॉब्लम होती है पूरी दुनिया में कि यार भाई कंट्रोल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसलिए सारे 1 to all हमारे इंतजाम जो है ना वो अंदर के सारे कंप्लीट है। जो हमने कोई पेंट शेंट करना था, जो छोटे छोटे और चीज़ें थी, वो सारी कंप्लीट। ठीक है, एंट्री के हवाले से बताइएगा कि कितने गेट्स जो हैं वो आम शहरियों के लिए मुख्तस किए गए हैं? हमारे पास 8 गेट हैं, 8 के 8 गेट ओपन होने हैं। 1 नंबर गेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टीमें और चेयरमैन बॉक्स के जो गेस्ट होंगे वो और ऑफिशियल 3rd अंपायर रेफरी वगैरह वो जाएंगे वहाँ से। 2 नंबर गेट जो हमारा वीआईपी है उसके साथ ही हमारे आगे इंक्लोजर है, उस पर वीवीआईपी वहीं से 2 नंबर गेट से ही इन हो के अंदर आएंगे और 2 नंबर गेट पे वीआईपी हो गए। 3 नंबर गेट पे फर्स्ट क्लास है, 4 नंबर गेट पे जनरल है दोनों साइडों पे। आगे 5 नंबर गेट पे मीडिया सेल और डिप्टी कमिश्नर बॉक्स आ जाता है वहाँ पे। ऊपर लास्ट टॉप रूप पे वो कैमरे आने हैं, वो स्टैंड हमने मुस्तकिल बना दिया है। वो पहले प्रॉब्लम होती थी उनके लिए भी, वो भी हमने पूरा कंप्लीट बना के लोहे का स्टैंड बना के फट्टे डाल के उस पर कंप्लीट कर दिया है। तो 6 नंबर गेट जो है वो भी जनरल अवाम के लिए जो 400 रुपये की टिकट है। आगे 7 नंबर गेट जो है वो 600 रुपये की टिकट है, वो फर्स्ट क्लास है। आगे 8 नंबर फजल महमूद है, वो 800 रुपये की है, वो वीआईपी है, उस पर चेयर फिक्स लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ये वो तमाम तर इंतजाम है जो कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। वो एंट्री के हवाले से बात हो, बार बार ये बात मैं कर रही हूँ कि शहरियों के ताउन की बड़ी ज़रूरत रहती है। जी आप अपने इंतजामिया के साथ ताउन करिएगा। हम लोग मैचेस के लिए बड़े एक्साइटेड हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जनूबी अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हैं, हमारी तो तमाम तर स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान को रहेगी। सर ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करें जी ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, तो अक्सर ये बात माजी में सुनने में आती थी कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। इसकी वजह यही है कि ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से यहाँ पर बेहतरीन इंतजामात नहीं हैं। तो अब अगर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मिसाल लें स्टेडियम की, तो फैसलाबाद वो तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। हमने वो सारी चीज़ें जो मैंने बोला पहले कि जो भी रिक्वायरमेंट पीसीबी ने बताई है वो हमने फुलफिल की है 100%। नो डाउट कि ये के 1965-66 का स्टेडियम बना हुआ है, तो इसको डे बाय डे लगे हुए हैं। जब से मुझे 20 साल हो गए हैं, उससे पहले मेरे अल्लाह जन्नत सी के वाला साहब थे यहाँ पे, तो वो भी एज ए केयर टेकर इसको देखते रहे हैं, तो उन्होंने भी 37 साल यहाँ पे सर्व किए हैं। तो ब्रॉडकास्ट जो मुझे बड़ा अच्छा बना के दिया है, जो मैंने कहा ना कि लाहौर के बाद सबसे बड़ा यहाँ पे है अपना इकबाल स्टेडियम में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला पीएसएल से पहले ज़िला इंतज़ामिया और पीसीबी मिलके डेफिनेटली कोई बॉक्सेस बनाएंगे, जिसमें बॉक्स अगर बनते हैं तो तकरीबन 150-200 बंदा वीवीआईपी इजीली बैठ के मैच देख सकता है। और उससे आगे अगर हम शेड डालते हैं, डबल स्टोरी करते हैं 1 फ्लोर पे, तो 1000 बंदे की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो नो डाउट कि ये जब बना था तो उसमें पिलर छोड़े हुए हैं डबल स्टोरी करने के लिए। पहले भी फैसलाबाद की अपना क्रिकेट वालों ने और कॉर्पोरेशन ने मिलके और मिलों वालों ने मिलके ये बनाया हुआ था जब 1965-66 में। अब भी बैंकों से मेरी बात हुई थी कुछ साल पहले, हबीब बैंक पैसा लगाना चाह रहा था, तो बाद में पता चला कि यार यहाँ तो मैच ही नहीं होते। तो अब इंशाल्लाह ये साउथ अफ्रीका के मैच हो जाएंगे, तो बहुत सारे यहाँ पे बंदे ऐसे हैं जो पैसे लगाने के लिए तैयार हैं और अपना अपना बॉक्स, एक बॉक्स उनको देके हम 15 बॉक्स अगर तैयार करवा लेते हैं तो हमें फंडिंग हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे भी हम वर्किंग करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के हवाले से बात करें, तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेडियम रहा है। यहाँ पर बड़े अच्छे बड़े मैचेस जो हैं खेले गए हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर फैसलाबाद में आकर बड़े रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर फैसलाबाद के स्टेडियम में कायम है बड़े। लेकिन ऐसे में इस स्टेडियम को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी अपटूडेशन, इसकी रेनोवेशन के लिए। और इसमें इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें पुरजोश भी दिखाई देती है। PSL के हवाले से भी हम चाहते
चाहते थे कि यहाँ पर मैचेस हों, तो ये भी बड़ी एक अच्छी खबर है। सर ये भी बताइएगा कि शायकीन क्रिकेट के हवाले से क्या जोशो जज्बा आप देख रहे हैं? बहुत सारे लोग अभी भी स्टेडियम में आते होंगे तैयारियों के हवाले से देखने के लिए कि डेली अपना 100 राउंड अबाउट 100 बंदा डेली आ जाता है। अगर हम चले जाएं TCS पे तो वहाँ भी हज़ारों लोगों की तादाद लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि पोर्टल पे मिलनी है, उसके बावजूद लोग दस्ती जाकर रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमें अपना ना किस तरीके से मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं। अभी आपने एक बात की है कि स्टेडियम को इतनी देर होगी बने हुए कि इसको रेनोवेशन करके और इसको मेंटेन रखना छोटी सी बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टांस होना चाहिए। हमारे जो मैं इस पे सर आपका फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं और वो जवाब जो कि ऑडियंस हमारी सुनना चाहती है कि क्यों इतनी देर लगी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, इस पर फर्दर हम बात करेंगे। जी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं जी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से। तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि मैच जो है वो स्टेडियम में जाकर देखेंगे। शायकीन क्रिकेट के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे और इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि क्योंकि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का एक तारीखी स्टेडियम है, यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस हुए। अब इसकी रेनोवेशन के साथ साथ मुस्तकबिल में भी इसे अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर नवीद साहब जहाँ से गुफ्तगू का तसलसल रूटा था वहीं से आगाज़ करते हैं। जी आप कह रहे थे कि जो अप टू डेट रहना स्टेडियम का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हवाले से बड़े फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के? प्लान तो है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं, तो उनको जाकर ब्रीफ करना और स्पेशली मुझे जितने भी डिप्टी कमिश्नर साहब मिले हैं वो डेफिनेटली स्पोर्ट्स मैन ही होते थे। किसी न किसी गेम से उनका लगाव होता था। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे का ही लगाव है। तो उन्होंने विद इन सेकंड जो भी उन्हें कहा गया ना कि सर ये करना, सर ये करना, उन्होंने कहा नहीं करो। मतलब PCB वाले और बाकी प्लेयर जो फर्स्ट क्लास हमारे वो सोचते हैं यार हम गुजरांवाला जाते हैं, सियालकोट जाते हैं और बाकी मुख्तलिफ स्टेडियम में जाते हैं, तो वो इस तरह के पुराने स्टेडियम में हमें मेंटेनेंस नहीं मिलती जितनी कि यहाँ पे मेंटेनेंस है। मगर ड्रेसिंग रूम, ग्राउंड, प्रैक्टिस, पिचें, सारा कुछ एक बार मिलती। एक्चुअली मैं यहाँ पे 24 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 12 वनडे हो चुके हैं, 2 वनडे 96 वर्ल्ड कप के हो चुके हैं। मगर ये तारीखी ग्राउंड था, बड़े बड़े रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो मक्के जब भी टीम आती थी तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद में, और जितने भी जो दूसरी टीमें आती थी उनकी ख्वाहिश होती थी हम अपना फैसलाबाद में मैच देखें, मैच खेलें सॉरी। तो उनके फैसलाबाद की आवाम थ्रू आउट ही आज से कुछ 35-40 साल से जब से मैचेस हो रहे थे तो अवाम फैसलाबाद ने हमेशा सपोर्ट की है प्लेयरों को। तो हर बंदा जो मैदान में होता है, जो अपना फ़न दिखा रहा होता है, जब उसे अपना दाद मिलती है तो वो और ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा अपना फ़न दिखाने की कोशिश करता है। तो फैसलाबाद की आवाम ऐसी है कि नो डाउट कि वो उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया प्लेयरों को। बिल्कुल इसी तरह से। और फैसलाबाद की आवाम मेहमान नवाज भी बहुत है और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जनूबी अफ्रीका की टीम फैसलाबाद में पहुंचेगी, हम सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि मैच होगा। और शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात करें थी, कोई भी अगर मैच होता है, डोमेस्टिक है या कभी कभी इंटरनेशनल मैचेस जो हैं, हम फैसलाबाद में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा के मैच इन्जॉय कर रहे होते हैं। फैमिलीज़ बड़ी एक्साइटेड होती हैं। अभी भी यही सिचुएशन है कि तमाम तर लोग जो हैं वो दिन गिन रहे हैं कि कब 4 नवंबर और कब हम मैचेस देखने जाएँ। सर मैचेस के हवाले से बात करें तो टिकटिंग जो है एक बड़ा मेजर फैसलाबाद की आवाम का भी इशू इसीलिए चल रहा है कि सब लोगों की ख्वाहिश ये है कि वो इकबाल स्टेडियम की जो ट्रेनिंग है, वो टिकट्स हैं वो हम ख़रीद लें। लेकिन मसला ये यहाँ पर ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा कि टिकट की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है। मैं ना इसमें बड़ी अच्छी बात आपने कर दी है। मैं इस पर ज़रूर कहूँगा कि इस दफ़ा ये वाला जो इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, डोमेस्टिक होता था तो हर बंदे को पता कि नवीद के पास हैं, देने हैं, तो ज़ाहिर है मैं सिंगल बंदा बैठा हूँ तो हर बंदे ने ये करना। अब इंटरनेशनल मैचों पे अगर कोई 15 फ़ोन आते हैं तो उनमें से 5-6 बंदे ऐसे ज़रूर हैं कि भाई हमें ख़रीद के देते हैं पुराना टिकट, तो हम जा नहीं सकते तो वो ख़रीद के। और ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि हम ना PCB को जानते हैं, ना ज़िला इंतज़ामिया को जानते हैं, हम सिर्फ आपको जानते हैं, हमें टिकट दें, जहाँ से मर्ज़ी दें, हमने मैच देखना है, मेरे बच्चों ने मैच देखना है, मेरी फैमिली ने मैच देखना है। मुझे यकीन करें कि अपना कनाडा से, अमेरिका से, दुबई से और अपना इंग्लैंड से फ़ोन आ चुके हैं कि जी हमारी फैमिली ने मैच देखना है,
तो हम आप कब पास लेने आए? सही। और मैंने कहा भाई अभी पास नहीं है, अभी तो वो 2 तारीख को पीसीबी ने आना है, वो देखते हैं क्या कोटा देते हैं हमें फैसलाबाद वालों को, वो डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब को, आरपीओ साहब को कोटा उन्होंने देना है, वो देखते हैं, अल्लाह करे कि कोई ऐसा हो, पर हम किसी को पूरी आवाम को राज़ी नहीं रख सकते, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि अब 98-99 करोड़ की अपना फैसलाबाद की आबादी है, तो यहाँ पे 17,000 सिर्फ कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट जो प्लान है उसमें अगर कैपेसिटी में बढ़ाने में हम कामयाब हो जाते हैं 2-3 हज़ार बंदा और, लेकिन ना यहाँ ये नज़दीक चनोट है, जंग है, टोबा है, तांदले वाला, जड़ा, उकाड़ा, मसाईवाल, ये सारे लोग वहाँ पे देखना चाह रहे हैं, मगर बाहर से लोग देखने आ रहे हैं मैच, तो ये तो फिर लोकल है। बिल्कुल तो ऐसे ही। लाहौर, पिंडी, मुल्तान, ये सारे लोग जब जिससे भी क्रिकेट खेली हुई मैंने इतनी उनसे तल्लक है, जो मैं इतनी देर से जहाँ बैठा हूँ वो लोगों से तल्लक है, तो हर बंदा, और मुझे एक बात की बड़ी हैरत होती है, मैं कहता हूँ जो बंदा फ़ोन करता है यार बहुत तंग कर दिया लोगों ने मुझे ना, आपने मुझे पास कर देने, मैं कहा यार आप बाहर बैठे हैं, आप शहर में हैं, आपका लिंक क्रिकेट से इतना नहीं है, तो जब मैं सीट पे बैठा हूँ तो मेरा क्या हाल बन रहा होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कोई नहीं मानता, वो कहता है जी आपने देने हमें दें पास। बिल्कुल, अब नवीद साहब को कोई तंग ना करे पास के लिए, ये पास जो है बेहतर यही है कि मैं अभी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये खैर खैरियत से ये तीनों मैच हो जाएं, तो फिर आगे PSL आएगी, डेफिनेटली वो लोगों को बुलाई किया जाएगा, मैं डेफिनेटली करूँगा, मैं अभी नाम लिख रहा हूँ सबके, तो ये वाली मैं इस पर माजरत करता हूँ, तो जितना भी हो सके करूँगा, पर जो बाकी ये है कि मैं हर बंदे को राज़ी नहीं रख सकता। बिल्कुल इसी तरह से पासिस के हवाले से तो जी देखते हैं कि क्या कोटा होगा, लेकिन टिकट के हवाले से ऑनलाइन टिकट्स जो हैं अभी भी आई थिंक मिल रही हैं, अभी भी ऑनलाइन मिल रही है अवेलेबल अभी है। सिर्फ 400 और 600 वाली, ठीक है, बाकी जो 3000 वाली 800 वाली वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सही। और ये बड़ी जल्दी है, कुछ लोग तो इस इंतज़ार में थे कि इसी चलें इंतज़ार जब में दिन थे। पास होगा तो हम तब टिकट बाय कर लेंगे। यहाँ से साबित होता है कि फैसलाबाद के लोग जो हैं वो क्रिकेट से कितना सॉरी लगाव डिस्टर्ब रखते हैं। कर रहा हूँ आपको, मैं अपना ना एक फ़ोन आ गया मुझे काड़े से कि जी हमने फजल महमूद की टिकट ले ली है, तो वहाँ पे तो लेडीज़ लिखा हुआ है, तो हमने फजल महमूद की ली तो हम कहाँ बैठेंगे? मैंने कहा जी वो अभी बोर्ड चेंज हो गई, दूसरी साइड पे जाना, लेडीज़ वाली साइड पे अभी बंदा लगा रहा, आपने उधर ही आना जहाँ पे आपने टिकट ली है, वहीं पे आना, इजी हो जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है नवीद साहब क्रिकेट एक गेम तो है ही है, लेकिन फैसलाबाद के लिए बड़ा रिवाइवल मोमेंट है ऐसे ही है, कि ऐसे हम ही है। लोगों को अब अपनी पहचान, अपनी साख जो कि है ना एक क्रिकेटर लवर के हवाले से वो ऐसे ही। बरकरार रखने के लिए इस मैच को हाउसफुल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बहुत हम ज़रूरी देखेंगे कि कितना ग्राउंड में जोशो जज्बा हम देखेंगे कि शायकीन क्रिकेट, आप यकीन करें कि अगर मैं कभी बाहर फील्ड में निकलती तो सब लोग मुझे ये पूछते हैं कि तैयारियाँ कंप्लीट कर ली गई हैं, टीम कब आ रही है, कौन से प्लेयर्स होंगे, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि फैसलाबाद के जो शहरी हैं इनके जहनों में चल रही हैं। बहुत शुक्रिया नवीद नज़ीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पहले हमें ख्वाब नज़र आ रहा था, लेकिन अब ये जो ख्वाब है ये फाइनली हकीकत में बदल गया है जी। 4 नवंबर को जो मैच होने जा रहा है, आई होप सो कि जो बेस्ट ऑफ लक बहुत टीम्स के लिए, और इसके साथ साथ शहरी जो हैं वो भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।